नमः श्रीवर्धमानाय मेघदूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है श्लोक सुनाएंगे 11 से सुनाइए। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित। इसका प्रथम अधिकार और उसके बीच में सम्यक दर्शन का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद में सम्यक दर्शन की प्रक्रिया की चर्चा यहाँ चल रही है। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया यानी कर्णानुयोग के आधार से सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो कर्णानुयोग के आधार से वो क्या प्रोसेसिंग उसमें होती है वो यहाँ बात चल रही है। और सबसे पहले जब किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। मिथ्यात्व दशा से जो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व 5 लब्धि पूर्वक होता है। कौन कौन सी 5 लब्धियां हैं? 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, कर्ण लब्धि। ये 5 लब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। इन 5 लब्धियों का स्वरूप यहाँ बताया। और जो करण लब्धि है अंतिम, करण लब्धि होने पर उस सम्यक्त्व की गारंटी है, यानी करण लब्धि की प्राप्ति यदि हुई है तो निश्चित रूप से जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये करण लब्धि के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं करण लब्धि के? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनुवर्तीकरण। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनुवर्तीकरण, ये 3 भेद हैं। इन 3 करण पूर्वक ये 3 करण का जब काल पूरा होता है तो उसके अगले समय में जीव को सम्यक्त्व की, औपशमिक सम्यक्त्व की, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इन 3 करण में कुछ विशेष विशेष काम जीव के परिणामों में होते हैं और साथ में कर्मों में होते हैं। जीव के परिणामों में क्या काम होता है? इस करण लब्धि के समय में जीव के परिणामों में क्या काम होता है? जीव के परिणामों में विशुद्धता बढ़ती है। हाँ, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता की वृद्धि होती है। ये जीव के परिणामों में होता है। और कर्मों में क्या क्या काम हो जाते हैं? जीव के इन परिणामों के निमित्त से कर्मों में क्या क्या काम हो जाते हैं? हाँ जी, स्थिति बंधावसरण होता है। ये तीनों को इकट्ठा बताना या अलग अलग? और स्थिति कांडाघात तो अपूर्वकरण में होगा, अनुभाग कांडाघात अपूर्वकरण में होगा, और अशुभ प्रकृति का अनुभाग बढ़ता होगा, अशुभ प्रकृति का अनुभाग घटता हुआ होगा। तो ये तो अलग अलग बताने, तो तीनों अलग अलग बताए जाएं। अध्यापरिवर्तकरण अभी कॉमन पूछे ना, तो आप अलग अलग करके भी बता दीजिए। सारे बताने मतलब ये करण में क्या होता है तो सारे काम बताने हैं। तो आप अलग अलग करके बता दीजिए, ये 4 इसमें होते हैं, ये 4 इसमें होते हैं। हाँ जी। तो अध्यापरिवर्तकरण में 4 काम होते हैं: अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंधावसरण, शुभ प्रकृति का अनुभाग बढ़ता हुआ, अशुभ प्रकृति का अनुभाग घटता हुआ।
उसके तुरंत ही अपूर्व करण में जीव पहुंचता है। और पहले 4 कार्य भी आवश्यक होते हैं और फिर दूसरे 4 काम होते हैं। उसमें गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडाघात और अनुभाग कांडाघात होता है। उसके तुरंत बाद ही जीव अब निवृत्तिकरण में जाता है और वहां पर भेद रहित जीव के परिणाम होते हैं। अर्थात समयवर्ती जीवों के परिणाम समान समान होते हैं। जीव के एक समय का परिणाम होता है, इसलिए अलग अलग समय वालों के परिणाम अलग अलग ही होंगे। पर एक समय में रहने वाले जीवों के परिणाम याद ही मान लो 4 जीव एक समय में है तो सबके परिणाम एक जैसे होंगे। दूसरे समय में 4 जीव है, सबके परिणाम एक जैसे होंगे। तीसरे समय में अभी 4 केवल जीव। काम बताने हैं, अभी इतना हाँ जी, हाँ बस। नहीं, केवल काम बताने थे। हाँ जी, हाँ जी। तो तो ये अनिवृत्तिकरण में क्या काम होता है? 2 काम होते हैं, अंतरकरण और उपसमकरण। तो ठीक है, अंतःकरण में जीव परिणाम ऊपर नीचे। बस नाम ही देखने थे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको। हाँ जी। पूर्वकरण में 4 आवश्यक बताए, वो यहाँ अभी प्रथमोपशम सम्यक की बात चल रही है। तो अपूर्व इसमें वो नहीं बताना, गुण गुण संक्रमण नहीं बताना। हाँ हाँ, तो ठीक ये है, ध्यान रखना है। ठीक है। भले आप ये कह के बता दें कि वैसे गुण संक्रमण भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है, ताकि आपको ये यानी पता ना हो कि मुझे पता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, ये ये बात कह अपने के बता दिमाग दें, में है। हाँ, ठीक है, हाँ। बढ़िया। तो ये जीव के परिणामों में तो क्या होता है, इनमें समय समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है। इसके अलावा जो सारे काम हैं कर्मों में, नवीन जो बंद हो रहा है वो घटते क्रम में हो रहा है। पुराने जो सत्ता में रखे हैं उन कर्मों की स्थितियां कांडक घात के द्वारा स्थिति खंडन होता है। पुराने जो कर्म रखे हैं उनके सत्ता में जो कर्म रखे हैं उनके अनुभाग का खंडन होता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग हर समय समय अनंत गुना घटता जाता है। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग समय समय बढ़ता जाता है। गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये सारे काम चलते रहते हैं तीनों करण में। और ये काम चलते चलते जब लास्ट का कुछ समय अनिवृत्तिकरण का बचता है, तब अंतरकरण और उपशमकरण, ये 2 काम अनिवृत्तिकरण में होते हैं, जिसके तुरंत बाद ही अब सम्यक होने वाला है। अंतरकरण में क्या किया जाता है, मैंने इसकी परिभाषाएं अभी भेजी 2 मिनट पहले ही, क्लास चालू होने के 2 मिनट पहले ही। आप लोग लिख लेना, जिनको देख के लिख लियो। अंतरकरण में क्या किया जाता है? किया जाता है, ये सब बोलने की भाषा है। होता है, ये ध्यान रखने वाला बात है कि सब होता है, अपने आप होता है। बोलिए आप मुझे। की विशुद्धता से मिथ्यात्व को रोका, मिथ्यात्व के उदय को रोका जाता है। मिथ्यात्व का उदय को परिणामों की विशुद्धता से रोका जाता है। बोलिए सुनील जी, बोलिए। अंतरकरण में जीव की परिणामों की विशुद्धता से मिथ्यात्व के जो निषेक लगे हैं उनको, कुछ को नीचे उदयावली में भेजा जाता है और कुछ को ऊपर के समयों में भेजा जाता है और वहां खाली कर देते हैं। मतलब वो निषेक, मिथ्यात्व के निषेक कुछ समय के लिए खाली कर दिया जाता है परिणामों की विशुद्धता से। आगामी काल में जो उदय आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेक हैं, उनको जीव के परिणामों के निमित्त से कुछ निषेकों को नीचे की स्थिति में, यानी कुछ निषेकों को जल्दी उदय में लाया जाता है, कुछ को बाद में उदय आने योग्य बनाया जाता है। और ऐसा करके कुछ विशिष्ट कालखंड, विशेष एक समय कालखंड बोलेंगे, एक टाइम पीरियड के लिए वो स्थान मिथ्यात्व के निषेकों से खाली कर दिया जाता है। एक गैप वहां बनाया जाता है, इसका नाम है अंतरकरण। उपशमकरण किसे कहते हैं या उसमें क्या किया जाता है? करण में जो बाद वाली स्थिति वाले निषेक हैं उनको वही, मतलब उनको उनकी उदीर्णा से उनको रोकने का काम होता है कि वो उदय में भी ना आए और उदीर्णा भी ना हो उनकी। हाँ, जो उपरितन स्थिति में मिथ्यात्व के निषेक हैं, तो उदय में तो अभी यद्यपि उनका टाइम नहीं है तो उदय में तो नहीं आएंगे, लेकिन उदीर्णा होकर वो उदय में आ सकते हैं, तो उनको उदीर्णा के भी अयोग्य बनाया जाता है।
कि वो उदीर्ण होकर जल्दी उदय में न आ जाए, ऐसी प्रक्रिया को, इस काम को उपशमकरण विधान कहते हैं। इस तरह से ये दो काम होते हैं। और जैसे ही वो जो मिथ्यात्व के अधस्तन स्थिति वाले, नीचे की स्थिति वाले जितने मिथ्यात्व के निषेक हैं, वो उदय में आके नष्ट होते जाते हैं, और उसका जैसे ही अंतिम निषेक खिलता है और उसकी अगली स्थिति में जीव पहुंचता है, तो वहां मिथ्यात्व नहीं होता है, वह स्थान मिथ्यात्व से खाली होता है और जीव को प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। अब ये प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होने के बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में देखिए कल अपन ने पढ़ा था, एक बार वापस यहाँ से पढ़ के फिर आगे देखते हैं। पेज नंबर 62 रत्नकरण शावकाचार में उपशम सम्यक्त्व। यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में दर्शन मोहनीय तथा अनंतानुबंधी चतुष्ट प्रकृतियों के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता रूप उपशम होने से तत्वार्थों के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। ये जो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय के बाद में ये जो उपशम हुआ, किस किस का हुआ? एक तो मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय का, और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक का। ये बात अपन ने कल की थी कि वो साथ में अनंतानुबंधी भी उपशमित हो जाती है, उसमें गैप नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने आप ही इन परिणामों के निमित्त से कहो या अपने आप ही अपनी योग्यता से, क्योंकि दर्शन मोहनी दब गया है, तो वो भी हर समय प्रति समय वो उपशमित होती जाती है। और इस तरह से उनके उदय की अयोग्यता होने से जो सम्यक प्राप्त होता है वो निश्चय सम्यक तत्वार्थों का श्रद्धान रूप, तत्वार्थ श्रद्धानंद जो सम्यक दर्शन है वो निश्चय सम्यक दर्शन वहां प्रकट होता है, और वो जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। वहां प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात्व के द्रव्य के तीन भाग मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनीय कर देता है। अब क्या होता है, जैसे ही उपशम सम्यक प्राप्त हुआ, उपशम सम्यक प्राप्त होते ही जस्ट अगले समय से ही, मतलब उसी समय से ही कहो, तो ऊपर वाली स्थिति में जो मिथ्यात्व का द्रव्य रखा हुआ है, ऊपर वाली स्थिति में मिथ्यात्व है कि नहीं है? अभी नीचे का पूरा खत्म हो गया, वर्तमान में उदय में नहीं है, लेकिन ऊपर वाली स्थिति में मिथ्यात्व रखा हुआ है। तो ये जो मिथ्यात्व ऊपर वाली स्थिति में रखा हुआ है, ऐसा ये गैप बना, यहाँ पर अभी इस जगह आया वो सम्यक दृष्टि हो गया, इस जगह आ गया सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन यहाँ ऊपर यहाँ मिथ्यात्व के निषेक यहाँ रखे हुए हैं। तो ये जो ऊपर मिथ्यात्व के निषेक रखे हुए हैं, इन मिथ्यात्व को अभी एक है पूरा अखंड, मतलब एक एक निषेक एक मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व, ऐसा एक मिथ्यात्व नाम का कर्म है। तो इस एक एक के तीन तीन टुकड़े करता है, एक को तीन बनाता है। कैसे बनाता है? तो वो यहाँ शब्द दिया है कि गुण संक्रमण का भाग मिलाकर बिना स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात के बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात्व के द्रव्य के तीन भाग करता है। तो गुण संक्रमण का भाग मतलब इसके टुकड़े करने हैं, तो एक चीज है तो उसके टुकड़े करने के लिए, कुछ डिवाइड करने के लिए नीचे भाग देना पड़ेगा ना, एक के दो कर रहे हैं कि तीन कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ डिवाइड करना पड़ता है। तीन भाग कर रहा है का मतलब ही क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना वो। तो डिवाइड करने के लिए जितना इसका टोटल मटेरियल है, टोटल मटेरियल मान लो कितना है, माना अपन ने कि 100 है टोटल इसमें परमाणु, तो उसके भाग करेगा। तो किससे भाग दें कि वो पहले टुकड़े में कितना आए, दूसरे टुकड़े में कितना आए, तीसरे टुकड़े में कितना आए, तो किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा ना। मान लो 10 से भाग दिया कि 5 से भाग दिया, ऐसा। तो वो गुण संक्रमण का भाग वो एक निश्चित संख्या है कि कितना असंख्यात्वा भाग देना है, संख्यात्वा भाग देना है, उसका नाम है गुण संक्रमण भागा। तो वो भाग देकर कितना भाग पहले बड़े टुकड़े में देना है, फिर कितना भाग उससे छोटे टुकड़े में देना है, फिर उससे और कितना कम भाग तीसरे टुकड़े में देना है, वो सब इससे डिसाइड होता है। तो वो थोड़ी सी प्रक्रिया अपन देखते हैं कि वो किस तरह से ये विभाजित होता है।
देखो अब ये जो विभाजन होगा, ये विभाजन किस में होगा? ये अनुभाग में विभाजन होगा। अनुभाग के माध्यम से उसके 3 टुकड़े किए जाएंगे। स्थिति के टुकड़े नहीं होंगे। स्थिति तो वो निषेकों की लगी हुई है ही, क्रम से हर समय पे आगे आगे ये निषेक, ये ऊपरी तन स्थिति में हर समय पे निषेक लगे हुए हैं ही। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये जैसे हर समय पे ये एक 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 ऐसे ये निषेक लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में कुछ नहीं, अनुभाग एक एक निषेक का मतलब एक का होगा तो वो सबका एक साथ ही समझना चाहिए। तो उसके अनुभाग के डिवाइडेशन होंगे, तो अनुभाग के डिवाइडेशन से वो मिथ्यात्व का जो द्रव्य है वो डिवाइड, मतलब प्रदेश भी, परमाणु भी डिवाइड होंगे, और परमाणुओं में मुख्य रूप से अनुभाग डिवाइड होगा। अनुभाग के आधार पर उसकी प्रकृति, उसका नाम दिया जाएगा। तो टोटल मिथ्यात्व का जो द्रव्य है और उसका जो अनुभाग है, वो मिथ्यात्व के अनुभाग को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। देखिए मिथ्यात्व प्रकृति के 3 भाग। यहाँ प्रथम भाग का नाम वही रहता है, दूसरे और तीसरे भाग को क्रम से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कहते हैं। ये घातिया कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का होता है, अपने को पता है। घातिया कर्म का अनुभाग 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 4 प्रकार का? लता, दारू, अस्थि और शैल। ये जो मिथ्यात्व या दर्शन मोहनीय कर्म है, ये घातिया कर्म है। दर्शन मोहनीय कर्म घातिया कर्म है। तो इसमें भी ये 4 प्रकार का अनुभाग है, लता, दारू, अस्थि और शैल। तो अब ये जैसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त होता है, तो अभी तक ये पूरा एक टुकड़ा था। प्रथमोपशम सम्यक्त होने से पूर्व पूरा एक मिथ्यात्व का एक पिंड था, पूरा एक ही मिथ्यात्व का पिंड था। अभी प्रथमोपशम सम्यक्त जैसे ही हुआ, उसके पहले समय में ही इस मिथ्यात्व के एक पिंड के 3 टुकड़े होना प्रारंभ होते हैं। तो कैसे होते हैं कि जो, क्योंकि ये घातिया कर्म है, तो इस घातिया कर्म का अनुभाग, यद्यपि मिथ्यात्व का सर्वघाती प्रकृति है, और सर्वघाती प्रकृतियों में शैल, अस्थि और दारू, इन 3 रूप परमाणु होते हैं। लेकिन अब ये इस समय प्रथमोपशम सम्यक्त तो हुआ, तो जो ऊपर बाद वाली स्थिति में मिथ्यात्व रखा हुआ है, उसके अनुभाग को डिवाइड किया जाता है। तो कुछ भाग, तो बहुत बड़ा भाग, जैसे ये है शैल, अस्थि, दारू और लता। तो इसमें से शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, इतना पोर्शन तो कहलाता है मिथ्यात्व। इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ आगे तक का, ये तो कहलाता है मिथ्यात्व। और ये जो दारू का ये जो बचा है, इसका भी अनंतवां भाग, ये इतना दिख रहा है आप लोगों को, अभी उसमें और दिखाऊंगी डायग्राम में। ये कहलाता है मिश्र प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व। और ये दारू का एक भाग और लता का पूरा भाग, ये कहलाती है सम्यक्त्व प्रकृति। ये इस तरह से, ये प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से ही ये काम चालू होता है, और अंतर्मूर्त में ये काम पूरा होता है कि जो ये मिथ्यात्व का एक बड़ा पहाड़ था, इसके अनुभाग को ऐसे 3 तरह से बांटा जाता है कि एक पार्ट में तो पूरा शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग उसमें दिया जाता है, उसका नाम मिथ्यात्व होता है। और फिर दारू का अनंतवां भाग, वो एक पार्ट में दिया जाता है, उसका नाम होता है सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र। और शेष बचा दारू का अनंतवां भाग और लता का पूरा भाग, वो जिसमें दिया जाता है, उसका नाम होता है सम्यक्त्व प्रकृति। इस तरह से प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने के बाद में ये 3 प्रकृतियां फिर प्रकट होती हैं। इससे पहले तक, जब तक अनादि मिथ्या दृष्टि था, तब तक एक ही प्रकृति थी, मिथ्यात्व प्रकृति। एक ही का बंध हो रहा था, मिथ्यात्व का। ये दो प्रकृतियां हैं, मिश्र प्रकृति और सम्यक्त प्रकृति। इनका बंध नहीं होता, क्योंकि बंध हमेशा अकेला मिथ्यात्व का होता है।
लेकिन जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब इनके टुकड़े होने से ही उत्पन्न हो जाती है, इनका बंध नहीं होता है, बाद में भी इनका बंध नहीं होता है, ये बंधन के अयोग्य हैं। लेकिन जब सम्यक दर्शन यानी औपशमिक सम्यक होता है, प्रथमोपशम सम्यक होता है, तो प्रथमोपशम सम्यक के काल में ही ये दो प्रकृतियां और उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से जो बाद में आने वाले मिथ्यात्व कर्म था, वो एक एक मिथ्यात्व का निषेध तीन तीन भागों में इस तरह से बढ़ जाता है, अनुभाग की अपेक्षा से इनका डिवाइडेशन होता है। इसमें देख लीजिए अब आप डायग्राम में, ये देखिए शैल, अस्थि, दारू और लता। तो शैल, अस्थि और ये दारू का बहुभाग ये तो मिथ्यात्व रूप है, और दारू का अनंतवा भाग ये मिश्र रूप है, और लता और दारू का अनंतवा भाग ये सम्यक्त प्रकृति रूप है। ये यहाँ लिखा है लता का भाग और दारू का अनंतवा भाग सम्यक्त प्रकृति है, दारू का अगला अनंतवा भाग मिश्र प्रकृति है, दारू का शेष अनंत बहुभाग तथा अस्थि और शैल ये मिथ्यात्व प्रकृति है। और ये ही एक ऐसी प्रकृति है कि जिसमें भिन्न भिन्न अनुभाग के कारण प्रकृतियों के नाम बदल जाते हैं। इसके अलावा ये जो ये दर्शन मोहनी है ना, इसके अलावा ऐसी स्थिति किसी प्रकृति में नहीं पाई जाती है कि अनुभाग के हिसाब से उन प्रकृतियों के नाम पड़ते हों। बाकी ज्ञानावरण आदि में जिसमें जैसा जैसा अनुभाग है वो उसका वैसा अनुभाग रहता है, उसके कारण प्रकृतियों के नाम नहीं बदलते। पर यहाँ पर ये अलग अलग टाइप का अनुभाग है, उसके कारण इन प्रकृतियों के नाम बदल जाते हैं। अन्य किसी प्रकृति में अनुभाग बदलने से प्रकृति का नाम नहीं बदलता है। अभी आप देखिए इसमें से मिथ्यात्व प्रकृति जो है और मिश्र प्रकृति है वो सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती देशघाती थोड़ा अपन ने पढ़ा था बीच में कभी, अभी वापस जब तत्वार सूत्र में शिवोपशम चलेगा तब वहां पे फिर से आएगा। सर्वघाती प्रकृति का क्या मतलब है? जो तत्संबंधी गुण का पूरा घात करे, बिल्कुल भी उसकी निर्मल दशा को प्रकट नहीं होने दे, वो कहलाती है सर्वघाती प्रकृति। और जो गुण का आंशिक घात करे, पूर्ण घात नहीं करे, वो कहलाती है देशघाती प्रकृति। तो जो सर्वघाती प्रकृति होती है, उस सर्वघाती प्रकृति के जितने भी स्पर्धक होते हैं वो सारे सर्वघाती होते हैं। और देशघाती प्रकृति में दोनों टाइप के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। तो कौन से स्पर्धक सर्वघाती हैं और कौन से स्पर्धक देशघाती हैं? तो शैल, अस्थि और दारू, दारू का बहुभाग, यहाँ तक समझ लीजिए, इतने स्पर्धक तो होते हैं सर्वघाती। और दारू का अनंतवा भाग और लता ये होते हैं देशघाती। सर्वघाती स्पर्धक कितने होते हैं? ये दोनों टाइप के स्पर्धक देशघाती प्रकृतियों में पाए जाते हैं। तो शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग ये जो स्पर्धक होते हैं ये होते हैं सर्वघाती स्पर्धक। और दारू का अनंतवा भाग, इधर वाला लता के पास वाला, दारू का अनंतवा भाग और लता वो होते हैं देशघाती स्पर्धक। तो अभी एक नियम क्या बताया था कि सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। और जो मिश्र प्रकृति है वो कैसी है? मिश्र प्रकृति सर्वघाती है कि देशघाती है? मिश्र प्रकृति सर्वघाती है कि देशघाती है? अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले। मिश्र प्रकृति सर्वघाती है कि देशघाती है? बहुत कम लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। सर्वघाती प्रकृति है मिश्र प्रकृति, केवल सम्यक प्रकृति देशघाती है। मिश्र प्रकृति सर्वघाती है। और सर्वघाती प्रकृति में कौन से स्पर्धक होते हैं? सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, ये नियम है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से बताए थे अपन ने? शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, इतना पार्ट होना चाहिए तो वो सर्वघाती होती है। अब ये मिश्र प्रकृति सर्वघाती है, लेकिन इसमें कौन से स्पर्धक हैं? केवल दारू का अनंतवा भाग है, शैल और अस्थि रूप इसमें नहीं है, तो भी ये
सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए इसको कहते हैं जात्यंतर। ये कोई अलग ही टाइप की प्रकृति है। ये जो मिश्र प्रकृति है ये कोई अलग ही टाइप की, इसके लिए वर्ड आता है मिश्र प्रकृति के लिए जात्यंतर प्रकृति है, कोई अलग ही है। क्योंकि है तो सर्वघाती लेकिन स्पर्धक सारे के सारे इसमें अस्थि शैल उस रूप नहीं है। स्पर्धक केवल दारू का अनंतवा भाग है तो भी ये प्रकृति सर्वघाती है। तो इस तरह से ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में, प्रथमोपशम सम्यक्त्व जैसे ही हुआ तो उसके अनंतर समय से ही, प्रथम समय में ही जो द्वितीय अवस्था में रहा हुआ मिथ्यात्व, यानी जो उपरितन स्थिति में मिथ्यात्व के द्रव्य था, उसको ये गुण संक्रमण, ये इस समय अब हो रहा है, ये गुण संक्रमण, ये जो प्रकृति संक्रमित हो रही है, इसको, इसका नाम क्या है? संक्रमण। इसका नाम क्या है? अभी ये एक मिथ्यात्व था ना, एक अखंड, एक मिथ्यात्व ऐसा दो रूप और परिवर्तित हो गया। एक तो था ही, उसमें से दो और निकले, तो टोटल मिलाकर वो 3 हो गए। तो ये संक्रमित हुआ, एक मिथ्यात्व का द्रव्य मिश्र रूप और सम्यक्त प्रकृति रूप भी संक्रमित ही हुआ, तो ये गुणाकार रूप से संक्रमित हुआ। तो ये गुण संक्रमण वहां नहीं हो रहा था करण में। करण जब हुआ अनवृत्ति अपूर्व करण, वहां पर गुण संक्रमण नहीं था। यहाँ पर इस समय अब प्रथमोपशम सम्यक्त में ये गुण संक्रमण होके ये 3 प्रकृति रूप मिथ्यात्व का द्रव्य डिवाइड हुआ। तो प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर, गुण संक्रमण का भाग मिलाकर का अर्थ समझ में आया? थोड़ी लैंग्वेज, भाग मिलाकर मतलब उस गुण संक्रमण वो भागहार, ये जो नीचे लिखते हैं ना अपन बटा वाली संख्या, जैसे 1/2, तो ये है भागहार। 2 क्या है? भागहार। हमने लिखा 10/5, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली जो संख्या है जिसका भाग दिया जा रहा है, ठीक है ना, वो है गुण संक्रमण भागहार। तो गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मतलब उसका भाग देकर गुण संक्रमण भागहार को मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 भाग मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनीय कर देता है। इस तरह प्रथमोपशम सम्यक्त होने के बाद में भी अभी क्योंकि बहुत चिंता कल हमको लग रही थी सब लोगों को कि वो बाद में भी तो ऊपर मिथ्यात्व बैठा है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो उसके देखो अखंड जो होता है ना, अकेला अखंड है, अखंड की शक्ति ज्यादा होती है कि खंड खंड हो जाए तो उसकी शक्ति ज्यादा होती है। बचपन से हमने एक कहानी सुनी पड़ी है, वो लकड़ियां देते हैं पिताजी गट्ठर बच्चे को कि इसको तोड़ो, तो गट्ठर बंधा हुआ होता है तो वो टूटता नहीं है, संगठन में शक्ति है, उसका मोरल ये निकलता है। फिर क्या होता है, वो बच्चे से टूटता नहीं है, फिर पिताजी क्या करते हैं, उस गट्ठर को खोल देते हैं, फिर अकेली अकेली लकड़ियों को आराम से तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही जो संगठित मिथ्यात्व था अकेला, इस संगठित मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए, तो अकेले को नष्ट करना कठिन पड़ रहा था, वो मजबूत हो रहा था। और अब यहाँ पर क्योंकि अभी वो दबा हुआ है, तो उस समय ऊपर अभी उपशमित किया हुआ है ना, उपशमकरण किया हुआ है, उस समय उसके 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। तो 3 टुकड़े होने से जो उसकी पूरी पावर थी, अभी तक कितनी पावर थी उसमें, अभी तक सर्वघाती रूपी पावर थी, सारी की सारी पावर, सारी की सारी पावर शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग रूप ही सारी पावर थी। लता रूप तो कोई पावर ही नहीं थी, मिथ्या तो सर्वघाती था। तो अब उसकी पावर को थोड़ा हल्का किया, लता रूप पावर भी उसमें से निकली और उसके अनुभाग जितना था उसको और कम कर दिया। वैसे भी ये प्रोसेस चल ही रही है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग हर समय घटता जा रहा था, तो वैसे ही अनुभाग कम हो गया था, वैसे ही अनुभाग कम हो गया था। देखो अभी तक ये जो मिथ्यात्व था ना, जो करण परिणाम चल रहे थे, तो करण परिणामों में एक आवश्यक शुरू से हो रहा था, क्या आवश्यक हो रहा था, पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घट रहा है, ये काम चालू था ना अधः प्रवृत्त करण से ही। तो मिथ्यात्व पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है? पाप प्रकृति है, अप्रशस्त प्रकृति है। तो मिथ्यात्व का भी वहां सत्ता में जो है मिथ्यात्व, उसका भी अनुभाग कम हो रहा था कि नहीं हो रहा था?
उसका भी अनुभाग कम हो रहा था। तो पहले ही उसका अनुभाग पहले समय से कम 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 अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन ऐसे करके कितने सारे असंख्यात समय हो गए हैं। कितना अनंत गुणाहीन तो हो गया वो पहले अनुभाग, और फिर अब उसके टुकड़े कर दिए, उस पे समझ लो वज्र के प्रहार कर दिए, तो वो और अब उसकी शक्ति एकदम हीन हो गई है। तो ये काम यहाँ हुआ है। अब इसमें जीव पुरुषार्थ करे, मतलब अब जीव शिथिलता नहीं करे, तो अभी सोए हुए में से ही उसको और अच्छे से दबाया जा सकता है, और जीव शिथिल हो जाए तो फिर वापस से भी वो उदय में आ सकता है। तो ये औपशमिक सम्यक में शुरू में ये काम हुआ, उसके बाद में औपशमिक सम्यक का काल अंतर्मूर्त है। वो अंतर्मूर्त काल चलता है, और वो अंतर्मूर्त काल यदि पूरा होने पर फिर क्या होता है, तो वहां से फिर 4 रास्ते हैं। अभी ये इसमें क्या नहीं समझ आया है, किसी का मैसेज आया है कि फिर से समझाइए, तो क्या चीज समझ नहीं आई है, रेज हैंड करेंगे। गुण संक्रमण, गुण संक्रमण का मतलब है, देखो संक्रमण का एक टाइप है गुण संक्रमण। ये संक्रमण तो समझ में आता है, संक्रमण का मतलब है एक प्रकृति को दूसरी प्रकृति रूप होना, चेंज होना। तो एक मिथ्यात्व था, वो 3 रूप बदल रहा है, ऐसा को 2 रूप बदल रहा है, एक तो था ही और 2 रूप और कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो चीज हो गई संक्रमण। लेकिन अब इसमें संक्रमण कितना कितना होगा, संक्रमण यानी जो कितना परसेंट संक्रमण होगा उसको कहते हैं, वो परसेंटेज का नाम है गुण, गुणाकार रूप। गुण संक्रमण का मतलब है गुणाकार रूप से होगा, वो जो चेंज हो रहा है वो गुणाकार रूप से परिवर्तित होगा, इसका नाम है गुण संक्रमण। एक नॉर्मल संक्रमण होता है तो वो सामान्य से हो रहा है, और एक है कि जितना अभी ये संक्रमित किया है उसका अनंत गुणा द्रव्य अब और संक्रमित हो रहा है हर समय। देखो इसमें वो ज्यादा मैं कठिनाई के मतलब बचना चाह रही हूँ, इसलिए वो नहीं बता रही आपको कि कितना कितना, वो उसका सारा हिसाब है कि हर समय में कितना कितना वो द्रव्य संक्रमित होता जाता है। देखो मैं पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा, अपन ज्यादा जितना समझने की कोशिश करेंगे, भी इतना समझ ले तो ठीक है, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। प्रथम समय में सत्ता में स्थित मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 टुकड़े कर मिथ्यात्व के द्रव्य में से जितने प्रदेश पुंज को सम्यक प्रकृति को देता है। पहले समय में जितना, ये है बात चल रही है परमाणुओं की, जितना द्रव्य सम्यक प्रकृति को देता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को देता है, उससे संख्यात गुणाहीन द्रव्य सम्यक्त प्रकृति को देता है। यानी सम्यक्त प्रकृति से संख्यात गुना अधिक द्रव्य किसको दिया था, सम्यक मिथ्यात्व को। ये गुणाकार रूप, ये है गुणाकार। सम्यक प्रकृति को कम दिया है, सम्यक मिथ्यात्व को ज्यादा दिया है। यहाँ उक्त दोनों प्रकृतियों के द्रव्य को लाने के लिए गुण संक्रमण भागाहार का प्रमाण पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अब ये है गुण संक्रमण, इसलिए अभी उसको समझने में अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गुण संक्रमण भागाहार, ये जो आपको बताया था ना मैंने अभी कि कितना द्रव्य उसको देंगे, तो उसके लिए एक ये जो नीचे दिया जाता है भागाहार, किसका हम भाग लगाएंगे, टोटल द्रव्य मिथ्यात्व का जितना है, मान लो 1000 परमाणु है, तो उसमें कितने का भाग लगा के 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो 10 परमाणु सम्यक प्रकृति को दिए, फिर भाग लगाएंगे, तो ऐसा ये गुण संक्रमण भागाहार होता है कि टोटल मिथ्यात्व का द्रव्य जितना है उसमें कितने का भाग लगाएं कि वो द्रव्य हम मिश्र प्रकृति को दें, फिर उससे कितना गुना ज्यादा, कितना गुना कम, कितना भाग कम वो सम्यक प्रकृति को दें। ऐसा वो उसका टाइप है, यानी जो नीचे जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कितने परसेंटेज में हम दे रहे हैं, उसको कहते हैं गुण संक्रमण भागाहार। तो वो एक्चुअल में होता है पल्योपम का असंख्यातवा भाग। इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्यात्व के गुण संक्रमण भागाहार से सम्यक प्रकृति का भागाहार असंख्यात गुणा है। यानी नीचे जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या जितनी अधिक होती है उसका आंसर उतना छोटा आता है। बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे
तो आंसर छोटा आएगा। जैसे 1000 था, 1000 तो कम लिया अपन ने, समझ लीजिए 1 लाख परमाणु मिथ्यात्व के हैं, तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो कितने परमाणु बचेंगे? 1000 ही। और 1 लाख परमाणु है और 10 से भाग देंगे तो कितने आएंगे? 10,000 आएंगे। इतना सा भाग देना तो आता है। तो बड़ी संख्या अगर नीचे होगी भाग देने में तो आंसर आएगा छोटा, और छोटी संख्या नीचे होगी तो आंसर आएगा बड़ा। ठीक है, तो मिश्र प्रकृति के परमाणु उसमें प्रदेश दे रहे हैं ज्यादा, सम्यक प्रकृति में प्रदेश दे रहे हैं कम। तो सम्यक प्रकृति का भागहार होता है बड़ा और मिश्र प्रकृति का भागहार होता है छोटा। ठीक है, अब जिसको समझ में आ गया हो ठीक है, नहीं तो बस उतना समझ लेना कि वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े उसमें हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है उसमें। तो इस तरह से ये प्रथमोपशम सम्यक्त होने पर ये काम इसमें होते हैं। चलिए, अब और अपने इसका मतलब नहीं है इसमें। तो इस तरह से ये काम होता है। और फिर प्रथमोपशम सम्यक का काल जब पूरा होने लगता है तो क्या होता है, वो स्थिति अपन देखते हैं। बोलिए दीपिका जी। अपन ने देखा भी कि वो उनका जो भागाहार है वो ज्यादा होता है, जो सम्यक प्रकृति का है वो भागाहार ज्यादा होता है, मतलब क्वांटिटी कम आएगी। तो क्वांटिटी कम आएगी पर अपना जो ये बना हुआ है, अपन ने जो बनाया चित्र उसके अंदर वो ज्यादा है। फिर वो ज्यादा क्या, अनुभाग ज्यादा है? वो अनुभाग भी ज्यादा नहीं है। वो लता और दारू का अनंतवा भाग है, तो वो हल्का अनुभाग है। वो अनुभाग ऐसे अपने को क्वांटिटी में ज्यादा दिख रहा है और डेंस कम है। हाँ, डेंसिटी कम है। ये अनुभाग अब चित्र में अपने को ऐसा दिख रहा है कि इसमें सम्यक प्रकृति का अनुभाग ज्यादा दिख रहा है अपने को। ये जो चित्र है ना, तो अपने को ऐसा लग रहा है सम्यक प्रकृति के पास तो ज्यादा माल आ गया और मिश्र प्रकृति के पास तो बहुत कम आया। लेकिन ये जो कम है ना, ये सर्वघाती रूप है, इसमें पावर बहुत ज्यादा है। और जो सम्यक प्रकृति को जो मिला है वो दिखने में, ये तो अनुभाग है ना, शक्ति है, तो वो शक्ति उसमें कम है। ये परमाणुओं की बात नहीं है, ये शक्ति की अनुभाग की बात है। तो इसलिए सम्यक प्रकृति में परमाणु कम है और अनुभाग भी हल्का है। मिश्र प्रकृति में परमाणु ज्यादा है, अनुभाग कंपैरेटिवली इससे अधिक है। और मिथ्यात्व में परमाणु भी ज्यादा है, अनुभाग भी ज्यादा है। ऐसी स्थिति इनमें है। ठीक है, अब जब ये प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त जीव को हो गया, उसका श्रद्धान यथार्थ हो गया, ये काल अंतर्मूर्त के लिए ही ये रहता है क्योंकि कर्मों को दबाया हुआ है। तो इसके बाद में अब क्या होगा, ये टाइम पूरा होने गया। जैसे अपना होता है ना, बच्चे ग्रेजुएशन होने लगती है पूरी, तब इसके बाद अब क्या करेंगे पहले से ही विचार चलने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये सब प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा होने के बाद पूछे वो आप कहाँ जाओगे, ये टाइम तो आपका पूरा हो रहा है, इसके बाद क्या विचार है, सम्यक दृष्टि बने रहोगे कि मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, कि तीसरे गुण स्थान में जाओगे कि दूसरे में जाओगे। तो वो 4 रास्ते टोटल मिला के 4 रास्ते कहे जाते हैं। उसमें से पहला रास्ता जो है वो तो प्रथमोपशम सम्यक का काल एकदम पूरा होने के पहले ही कुछ समय बचता है, उसी के बीच में ही वो काम प्रारंभ हो जाता है। यानी औपशमिक सम्यक का जो अंतर्मूर्त काल है, अब ये अंतर्मूर्त काल तक आराम से निर्बाध, इसके लिए विशेषताएं दी है यहाँ। देखिए मैं निकालती हूँ वो प्रथमोपशम सम्यक जो है वो कैसा निर्बाध है। ये देखिए, ये जो शब्द दिए कि दर्शन मोहनी की उपशम विधि को प्रारंभ करके उसका उपशम करने वाले जीव को यद्यपि चारों प्रकार के उपसर्ग एक साथ उपस्थित होने पर भी वो दर्शन मोह के उपशमन विधि को प्रतिबंध के बिना समाप्त करता है। और इस दर्शन मोह के उपशामक का उस अवस्था में मरण भी नहीं होता। प्रथमोपशम सम्यक में प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं होता जीव का। यानी अभी इस स्थिति में है कि इतना मतलब ये इसने जो काम किया है कि मृत्यु को भी जीत लिया है। इस समय
मरण भी उसका नहीं होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ से जाने के 4 मार्ग हैं। एक 4 विशेषताएं और दी थी इसमें, पता नहीं कहाँ गई, चलिए जाने दीजिए। तो पहला रास्ता क्या है, सासाधन का। सासाधन गुणस्थान में कब जा सकता है कि औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा होने से पहले ही। कितना पहले कि कम से कम 1 समय बचे और अधिक से अधिक 6 आवली। औपशमिक सम्यक का जो काल चल रहा है, औपशमिक सम्यक का काल बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, वो जो अंतरायाम था, अब वो अंतरायाम में जैसे ही ये जो अंतरायाम बनाया ना, मान लीजिए ये खाली जगह बनाई थी, तो यहाँ तक तो आराम से वो काल बीत गया। अब समझ लीजिए 6 आवली काल बचा है माँ, इतना तो अधिकतम 6 आवली या जगन्य 1 समय, तो 6 आवली, फिर 6 आवली -1 समय, 2 समय, ऐसा करके जो भी टाइम अगर बचा अब ये बीच का, इस समय यदि अनंतानुबंधी किसी भी प्रकृति का, अनंतानुबंधी क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, किसी भी अनंतानुबंधी का यदि उदय आ जाए, इस समय आ सकता है, इससे पहले तो नहीं आ सकता है। अनंतानुबंधी का भी उपशम किया था, प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ था, तो अनंतानुबंधी का वो अपने आप ही उपशमित हो गई थी, उसका भी उपशम हो गया था। तो 6 आवली शेष रहने से पहले तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता है, तब तक तो निर्बाध रूप से औपशमिक सम्यक चलता है। लेकिन ये 6 आवली अब बची है, तो इस 6 आवली के बाद में यदि जीव परिणाम अगर उसके मलिन होते हैं, देखो ये यहाँ जो विशुद्धि थी ना, जिस समय औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया था, उस समय विशुद्धि बहुत अधिक थी। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे विशुद्धि कम होने लगती है। आगे आगे के समय में यद्यपि सम्यक का ही काल चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे विशुद्धि कम हो जाती है। तो यदि विशुद्धि इतनी कम हो गई कि सम्यक की विराधना का जैसा ही परिणाम आ गया, मतलब परिणामों में बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति हो गई, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी का उदय आ जाए, तो ये जीव का गुणस्थान अभी चल रहा था 4था अथवा 5वां अथवा 6ठा 7वां, जो भी हो, अपन 4था सामान्य रूप से मान के चलते हैं। तो वो अनंतानुबंधी का उदय आने से गुणस्थान कौन सा हो जाता है, उसका दूसरा गुणस्थान हो जाता है। तो वो सासाधन सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं, दूसरा गुणस्थान में वो चला जाता है। कब कि औपशमिक सम्यक का काल पूरा होने से पहले ही, कम से कम 1 समय पहले, अधिक से अधिक 6 आवली पहले। औपशमिक सम्यक के काल में ही जब कम से कम 1 समय अथवा अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहे, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी भी एक का उदय आने पर जो सम्यक की विराधना रूप परिणाम होता है, उसे सासाधन सम्यक्त्व कहते हैं। तो इस तरह से ये पहला रास्ता उस औपशमिक सम्यक के काल में से ही निकलता है, और आगे शेष 3 रास्तों की जो चर्चा है वो नेक्स्ट मंडे को करेंगे। अभी समय भी हो गया है, ठीक है, और शेष चर्चा बाद में करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है? इसकी चर्चा भी और करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जो आपने लास्ट वाला सेंटेंस बोला आपने कि थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई, कोई उसका उदय आ जाने पर सम्यक्त्व की विराधना होती, क्या होता? हाँ, सम्यक की विराधना हो जाती है। क्या लिखा आपने? होने से सासाधन में आ जाता है, यही मतलब है। प्रथमोपशम सम्यक के अंतर्मुहूर्त काल में से जब जगन्य 1 समय और उत्कृष्ट 6 आवली काल शेष रहने पर जो सम्यक की विराधना काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय आने पर जो सम्यक की विराधना रूप परिणाम होता है, उसे सासाधन सम्यक गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं मुझे? नहीं, मैं भूल से हो गया था। ठीक है, अभी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, बाद में क्लास करूंगी घर जाके। ठीक। मैम आपने YouTube पर डाल दी ना मैम कल तक की क्लासेस, मेरा भी कुछ छूट गया था इसमें। डल ही गई है, आप देख लीजिए, शायद आ ही गई। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, ओके। जय श्री